मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने असाइनमेंट जो दिया था उसका डिस्कशन किया था और उसके पहले वाले क्लास में हम लोग रेमेडी रिएक्शन का डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट रेमेडी रिएक्शन के बारे में बात किया था। तो ध्यान देने वाली बात एक है कि रेमेडी रिएक्शन का जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को याद रखना है। आई कैन नॉट हेल्प इन दिस। सेकेंड बात है रेमेडी रिएक्शन कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, कौन सा ड्रग प्रूविंग के लिए है, ये चीज़ आप लोग क्लासिफाई करके याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपको नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। सॉरी, नीट में केंट ऑब्जर्वेशन से या रेमेडी रिएक्शन से ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, नीट का या स्टेट पीएससी का, तो ऑलमोस्ट ईयर में एक या दो क्वेश्चंस केंट ऑब्जर्वेशन से, रेमेडी रिएक्शन से रहे हैं। बॉर्निंग हेक्सामीटर से पहले बहुत क्वेश्चन पूछा जाता रहा था, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता था, ठीक है। तो ये सारे जो है मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। वैसे पूछ देगा क्विज का मतलब क्या होता है, क्विड का मतलब क्या होता है, क्विबिस ऑफ हेलिस का मतलब क्या होता है, कोमेडो का मतलब क्या होता है, क्वेंडो का मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता था। तो ये जो है क्वेश्चंस थे, ये जो पोर्शंस थे हैं केंट ऑब्जर्वेशन भी उसी तरह महत्वपूर्ण है। ये केंट 12 ऑब्जर्वेशन में से ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, हर पीएससी में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन रहता है। तो इसको केंट 12 ऑब्जर्वेशन कहिए या रेमेडी रिएक्शन कहिए, इसमें मतलब जो कौन कौन ऑब्जर्वेशन एग्रावेशन वाले हैं, कौन कौन एम्यूरेशन वाले हैं, कौन से ड्रग प्रूविंग के लिए हैं, इस तरह से क्लासिफाई करके प्लस स्टेटमेंट्स के साथ कितना नंबर ऑब्जर्वेशन का क्या स्टेटमेंट है, ये एकदम बाई हार्ट होना चाहिए। फिर नहीं बाई हार्ट होगा तो इसका मतलब आप सीधे रिजाइन कर रहे हैं। अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपको एकदम पकड़ में आना ही आना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको मिस मत कीजिएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट रेमेडी रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें क्या था कि प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे क्या था, इनक्यूरेबल डिजीज था, क्यूरेटिव रिएक्शन इम्पॉसिबल था, पेशेंट इनक्यूरेबल था, हमने मेडिसिन दिया और एक किलर से एग्रावेशन हुआ और किलर से एग्रावेशन से पेशेंट खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या करना है, जब भी पता चले ऐसे केसेस हैं तो वहाँ पे डीप एक्टिंग एंटीसोरिक नहीं यूज करना है, ठीक है। ऐसे केसेस को क्योर करने के का कोशिश भी नहीं करना है, ये ग्रेजुअली इनको बस पैलिएट करने का कोशिश करना है, ठीक है। एकदम यहाँ पे कोई ये नहीं है। सो ये हो गया फर्स्ट रेमेडी रिएक्शन। सेकेंड वाला रेमेडी रिएक्शन है एग्रावेशन may be long and severe, yet the final reaction and emulation comes। कहने का मतलब एग्रावेशन लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, हफ्तों तक चल सकता है और मतलब बहुत दुखदाई होगा। जो हम लोग होम्योपैथिक एग्रावेशन डिस्कशन करते समय पढ़े थे एग्रावेशन के बारे में, तो उस तरह यहाँ पे बहुत ही प्रोलॉन्ग एग्रावेशन होगा, बट ग्रेजुअली आगे चल के पेशेंट इम्प्रूव करेगा। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब डिजीज जो है या जो पैथोलॉजी है वो बॉर्डर लाइन है,
वो बॉर्डर लाइन है। जस्ट आप एक यहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, थोड़ा सा क्रॉस करिएगा, जस्ट ये बॉर्डर पे खड़ा है, ये थोड़ा सा क्रॉस करेगा और नीचे गिर जाएगा। इसको जस्ट एकदम बैलेंस स्टेज में जैसे खड़ा है, ये जस्ट मार्जिन पे लाइक दिस, ये मार्जिन पे खड़ा है, ये थोड़ा सा इधर गया और ये गिर जाएगा। तो ये बॉर्डर लाइन पैथोलॉजी है। यहाँ पे पेशेंट हालांकि मतलब इनक्यूरेबिलिटी के लिमिट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये इनक्यूरेबिलिटी है, तो पेशेंट जस्ट यहाँ तक पहुंच चुका है, इस लाइन को वो क्रॉस नहीं किया है। पेशेंट एक लाइन जो कि जिसको हम लोग मतलब इनक्यूरेबिलिटी कहते हैं, उस लाइन को पेशेंट क्रॉस नहीं किया है, वो जस्ट बिफोर दैट लाइन है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग होम्योपैथी के ग्रेवेशन में पढ़े थे कि डिजीज जितना डीप सीटेड होगा, जितना लॉन्ग स्टैंडिंग होगा, एग्रावेशन उतना ही वायलेंट होगा, एग्रावेशन उतना ही वायलेंट होगा। सिमिलरली ये अब जो है मतलब जस्ट ये जो मान लीजिए लाइन ऑफ इनक्यूरेबिलिटी है, तो इसको अप्रोच कर रहा है, क्रॉस नहीं किया है। फर्स्ट एग्रावेशन में क्या है, ये इसको क्रॉस कर चुका है, यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्रॉस कर गया है, और यहाँ पे आपने दे दिया एंटीसोरी, ठीक है, एंटीसोरी पे दिया, बस ये कहानी फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पे इतना एग्रावेशन हुआ कि कहने लायक नहीं। बट ये जो लाइन है जिसको कि हम कह रहे हैं कि इसके बियॉन्ड अगर चला गया तो केस इनक्यूरेबल हो गया, वो इस लाइन को क्रॉस नहीं किया है। पेशेंट इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, ही इज जस्ट अप्रोचिंग दिस लाइन, और आप एकदम सही टाइम पे, सही समय पे, जबकि वो उस लाइन को क्रॉस नहीं किया है, वहां पे इंटरव्यू कर रहे हैं, उस पॉइंट पे उसको एंटीसोरिक दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, इंडिकेटेड मेडिसिन दे रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे क्योर होने के लिए हाउस क्लीनिंग होना ही होना है, हाउस क्लीनिंग होना ही होना है। यहाँ पे आपको वायलेंट होम्योपैथी के ग्रेवेशन मिलेगा, वायलेंट होम्योपैथी के ग्रेवेशन मिलेगा। पेशेंट कंटिन्यूअसली उसको डिस्चार्जेज होंगे, पेशेंट को वोमिटिंग हो सकता है, नौसिया हो सकता है, कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम तक उसका हाउस क्लीनिंग चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही डीपली इफेक्टेड हो चुका है। तो यहाँ पे जो जस्ट ये जो लाइन है इनक्यूरेबिलिटी का, इसको जस्ट अप्रोच कर रहा है, इसको भी क्रॉस नहीं किया, यानी कि केस बॉर्डर लाइन है, केस क्यूरेबल है, बट केस डीप सीटेड है, पैथोलॉजी डेवलप हो चुकी है। यहाँ पे पैथोलॉजी एडवांस लेवल पे है ऑब्जर्वेशन 2 में, बट पैथोलॉजी डेवलप हो चुकी है आपको सेकेंड ऑब्जर्वेशन में। ऐसा नहीं है कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन में पैथोलॉजी नहीं है, यहाँ भी पैथोलॉजी डेवलप हो चुकी है। और इस पैथोलॉजी को रिमूव करने के लिए, इस पैथोलॉजी को रिमूव करने के लिए आपको एक वायलेंट होम्योपैथिक एग्रावेशन की जरूरत है। विदाउट दिस क्योर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप मेडिसिन दीजिएगा तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक एग्रावेशन होगा, एग्रावेशन होते रहेगा, लॉन्ग टाइम एग्रावेशन होगा, और बाद में आगे चल के आस्ते आस्ते धीरे धीरे एमिग्रेशन शुरू होगा। तो जो केंट का सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, या सेकेंड टाइप ऑफ रेमेडी रिएक्शन है रॉबर्ट्स का रेमेडी रिएक्शन। टू जो है यहाँ पे क्या है, बॉर्डर लाइन केस है, बॉर्डर लाइन पैथोलॉजी में केस है, पैथोलॉजी डेवलप हो चुका है, एडवांस नहीं हुआ है लेकिन डेवलप हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टिल क्यूरेबल, अभी भी मतलब क्यूरेबल है, इनक्यूरेबल नहीं हुआ है,
क्यूरेबल है, कहने का मतलब क्यूरेटिव रिएक्शन पॉसिबल है, क्यूरेटिव रिएक्शन पॉसिबल है। यहां पे थोड़ा दर्द के साथ, थोड़ा परेशानी के साथ वाइटल फोर्स जो क्यूरेटिव रिएक्शन है उसको बर्दाश्त करने की सिचुएशन में था है, बट फर्स्ट वाले में नहीं था। तो यहाँ पे आप जब मेडिसिन देंगे तो लॉन्ग टाइम तक एग्रावेशन होगा, ये लॉन्ग टाइम तक एग्रावेशन होगा, ये लॉन्ग टाइम तक एग्रावेशन होगा, और उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट ठीक होगा, क्योर होगा। ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो है रेमेडी रिएक्शन एकेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारे सेंटिसिमल पोटेंसी के साथ है, ठीक है, ये एलएम पोटेंसी के साथ नहीं है। तो केंट ऑब्जर्वेशन या रेमेडी रिएक्शन सेंटिसिमल पोटेंसी के साथ है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन का बात किया जा रहा है, अगर आप बॉर्डरलाइन केसेज में, एडवांस पैथोलॉजिकल केसेज में जहाँ पे कि स्टिल क्यूरेबिलिटी का चांसेस है, वहाँ पे इंडिकेटेड मेडिसिन दे रहे हैं, तो उस इंडिकेटेड मेडिसिन देने के बाद एक एग्रावेशन होगा जो कि काफी समय तक चलेगा, और धीरे 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 पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे पेशेंट बेसलाइन पे आके हेल्दी हो जाएगा। बट ये काफी समय तक चलेगा, हफ्तों तक चल सकता है, हफ्तों तक चल सकता है, डेज एंड वीक्स। सो ये हुआ आपका ऑब्जर्वेशन 2। ऐसे केसेज में एग्रावेशन को घटाने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऐसे केसेज में एग्रावेशन जरूरी है, एग्रावेशन जरूरी है। अगर ऐसे केसेज में एग्रावेशन नहीं होगा तो क्योर होना मुश्किल है। बट इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग आज के तारीख में 50 मिलीसिमल पोटेंसी का मेडिसिन यूज कर सकते हैं, एलएम पोटेंसी यूज कर सकते हैं, नंबर 1। उस जमाने में जबकि सेंटिसिमल अवेलेबल नहीं था, वहाँ पे फिजिशियन को क्या करना है, अगर एग्रावेशन शुरू हो गया है तो पेशेंट को छोड़ देना है, जस्ट कुछ नहीं करना है, केस को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, सही रास्ते पे जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है फिजिशियन को। जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एंटीडोट करना था, वैसे ही सेकेंड ऑब्जर्वेशन में अपन को, हम लोगों को कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है, कोई इंटरफेयर नहीं करना है, नथिंग। यहाँ से लर्निंग क्या है, सीखे क्या है? यहाँ से सीखना ये है कि जो भी मतलब एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस हैं, जो भी एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस हैं, वहाँ पे थोड़ा पोटेंसी जो है मॉडरेट यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक और बात है, डोज और पोटेंसी से भी होम्योपैथिक एग्रावेशन डिपेंड करता है। ऑलरेडी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो एग्रावेशन है, जो एग्रावेशन होम्योपैथिक एग्रावेशन है, उसको हम लोग नील नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर क्योर होना है तो होम्योपैथिक एग्रावेशन होना ही होना है, उसको आप मतलब एकदम से खत्म नहीं कर सकते हैं, बट उसको कम कर सकते हैं। कैसे? तो अमाउंट ऑफ मेडिसिन को कम करके, अमाउंट ऑफ मेडिसिन को कम करके। हम लोग अगर हैनीमैन साहब का डेवलपमेंट देखेंगे और कैसे होम्योपैथिक एग्रावेशन का कंसेप्ट उनको डेवलप हुआ, तो जो फर्स्ट केस उनको एक कोलिकोडाइनिया के केस में हेलियोबोरस दिए थे, ठीक है, वहां पे पेशेंट को इतना पेन हुआ था कि कहने लायक, लगा कि वो पेशेंट खत्म हो गया, और उसके बाद वो पेशेंट को बराबर कॉलिक होते रहता था, उसके बाद उसको वो कॉलिक कभी नहीं हुआ। तो इस ऑब्जर्वेशन से डोज को कम करते करते हैनीमैन इस जगह पे पहुंचे, और हैनीमैन साहब ने कहा था यहाँ से कि अगर होम्योपैथिक एग्रावेशन को कम करना है तो डोज को कम कीजिए। बट आप डोज इतना कम कभी नहीं कर सकते हैं कि होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं हो। तो ये सेकेंड वाले ऑब्जर्वेशन में एग्रावेशन तो होगा, बट इस एग्रावेशन को थोड़ा स्मूथ करने के लिए डोज मिनिमम, पोटेंसी मॉडरेट यूज करना होगा, ठीक है। बट ये इनक्यूरेबल केस है, ये इनक्यूरेबल
के बॉर्डर पे पहुंचा हुआ केस है, यहाँ पे क्योर होने के लिए आपको एक एग्रावेशन नेसेसरी है। और ऐसे केसेज में आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट एंड वॉच करना है। व्हाट टू डू? वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। पेशेंट ठीक हो जाएगा, क्योर हो के रास्ते पे चल चुका है। यहाँ पे मेडिसिन डू नॉट डिस्टर्ब द एक्शन ऑफ द मेडिसिन। नोट्स हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। डिस्टर्ब एक्शन ऑफ रेमेडी। रेमेडी माने इंडिकेटेड मेडिसिन, जो मेडिसिन दे चुके हैं उसके एक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड ऑब्जर्वेशन या सेकेंडरी रेमेडी रिएक्शन। आप लोग इसको पढ़िए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।